हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आदिकाल में एक अद्भुत ग्रंथ लिखा गया, नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई अंत समय में पृथ्वीराज से कहते हैं कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। आप सब स्टडी IQIAS हिंदी पे जब इस वीडियो को, इस डिस्कशन को देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे सिविल सेवा के प्रति बड़े गंभीर होंगे। 2026 में सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी डेट क्लियर हो चुकी है। जो टेबल आती है, सारणी आती है, वो यूपीएससी जारी कर चुका है, तो अपनी तैयारी भी आपने शुरू कर ली होगी। लेकिन आज छोटा सा डिस्कशन है, लेकिन गंभीर डिस्कशन है। हमारे साथ पंकज सर, पहले तो आपको बहुत बहुत सर स्वागत है। छोटा सा डिस्कशन है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगले 200 जो करीब जो 200 दिन है, तैयारी कैसे मुकम्मल करें और कैसे इस बात को इंश्योर करें ना कि जो पहला सबसे मजबूत गेट होता है प्रीलिम्स का, उसको क्रैक किया जाए। सर, आपसे शुरू करते हैं। देखिए सर, इसको ना हम कई एंगल से देखना चाहेंगे और सारे एंगल पर बात भी करेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा टेस्ट सीरीज़ भी है। बच्चे के मन में ये क्वेश्चन भी होता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाएं तो कितनी लगाएं, क्योंकि कन्फ्यूज़न और डर ये 2 बड़े फैक्टर होते हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ। 2 टेस्ट खराब होते हैं, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएं, कंप्लीट टेस्ट लगाएं। एनसीईआरटी का क्या करना है, हमारे पास 200 दिन का समय है। सोर्सेज कितने और कौन से होने चाहिए, एक बड़ा प्रश्न। सीसैट भी, हाँ, सोर्सेज कितने और कौन से होने चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में है। वो सोचते हैं कि सारी किताबें पढ़नी है, सारे नोट्स पढ़ने हैं, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, किसी टीचर के नोट, मतलब ये एक बड़ा डायलेमा हो जाता है। और वास्तव में सर ना, जब एक लाइन मैंने भी पढ़ी थी, एक्चुअली साहित्य वाले लोगों के साथ बैठो ना तो धीरे धीरे अंदर का साहित्य जगने लगता है। तो मैंने भी एक लाइन पढ़ी थी सर कि पास जाने पर पहाड़ ऊंचा लगने लगता है। अब हम पास पहुंच गए हैं प्रीलिम्स के, तो अब ये जैसे जैसे पास पहुंचेंगे ना, वो उतना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसकी। तो ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है सर, पहाड़ उतना ही ऊंचा है पहले दिन से। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हम पास पहुंच रहे हैं, तो ये जो दबाव और तनाव है, और इसमें कैसे इसको ऐसे प्लान कर लें कि हम अपने रिजल्ट को हर हाल में पा जाए। हम लोगों ने जैसे शुरू किया था 120+ स्कोर के लिए सैटरडे संडेज में वीडियोस करना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बच्चा PYQ से लेकर के NCERT से लेकर के होल सिलेबस कवरेज और टेस्ट सीरीज, इन 4-5 चीज़ों में ही फंसता है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर NCERT का अब क्या करना है। मतलब अगर बच्चा ये सीधा सीधा आपसे पूछे कि सर NCERT का क्या करना है, इन 200 दिनों में करना है, छोड़ना है, या कैसे करना है, तो आपकी क्या राय होगी सर? सर, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अब तो समय वैसे नहीं है, बहुत ईमानदारी से बताऊं। पर मुझे लगता है कि ये जो ऑडियंस, ये जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, ये हैं टैलेंटेड, उन्होंने NCERT पढ़ी होगी। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी NCERT को जिसने आपने उतने ध्यान से पढ़ा है, एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार दोहराइए। आपको पता होना चाहिए कि वो NCERT में शॉर्ट में ब्रैकेट में बहुत सारे टर्म्स दिए होते हैं। यूपीएससी कई बार, जैसे अर्घट की बात कर ले, पिछले वर्ष पूछा था, उस ब्रैकेट में दिया हुआ है। उस प्रकार की चीज़ों को अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी प्रारंभिक परीक्षा में इस बात को इंश्योर करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। NCERT से बेटर कोई किताब ही नहीं है इस समय जो फंडामेंटल्स, क्योंकि वो फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए ही, बच्चों के लिए ही उनके करिकुलम में डाली गई है। तो आप उसको दोहराइए, रिवाइज कीजिए। और वैसे सर, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, पर जैसे हम SIP की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे SIP में बेसिकली हम लोग ने बहुत से क्वेश्चन क्यूरिटी ऐसे किए हैं जो बेसिकली फंडामेंटल्स को लेते हैं। वो टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट वाले, या कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोई इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उन सबको हमने कवर किया है। तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं, लेकिन NCERT दोहराइए, टर्म्स को और ज़्यादा याद कीजिए। सर, वैसे आपका तो अनुभव सर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे ख्याल से लगभग 2 दशक होने वाले हैं आपको पढ़ाते हुए, समझाते हुए। सर, इसी में एक पॉइंट मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। हमेशा हम लोग कहते हैं कि किसी युद्ध में उतरने से पहले युद्ध के सभी नियमों को पता होना चाहिए, हमारे विपक्ष में कौन है पता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सर, जो PYQs हैं या MCQs जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बच्चों के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सर, वही जो आपने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द आपने इस्तेमाल किया कि हमें जो युद्ध लड़ना है, उस युद्ध में कौन से हथियार प्रयोग होने हैं, उसकी जानकारी हमें PYQ देता है। बिल्कुल, PYQ वो चीज़ है जहाँ से आप ये जानते हो कि पूछने वाला किन किन एरियाज़ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूँ सर, तो इकोनॉमी में इंटरनेशनल सेगमेंट का क्वेश्चन पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो कम से कम 18 क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल।
तो अब आप समझ सकते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है और वो कितना ज़्यादा ट्रेंड करने वाला है। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट में देखें, पॉलिटी में मैंने पॉलिटी कवर किया था तो उसको भी बताया था कि पिछले 10 वर्षों में किस सेक्शन से कितना ज़्यादा है। आप भी सर पॉलिटी पढ़ाते हैं? तो हाँ सर। इसलिए सर ना कि जब आप PYQ देखते हैं तो सबसे पहले आप टारगेटेड टॉपिक पता कर सकते हैं कि किन एरियाज में वो ज़्यादा जा रहा है, फिर उन एरियाज में किस तरफ वो ज़्यादा जा रहा है। Exactly. केवल ये नहीं कि वो टॉपिक क्या है, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो जैसे मैं कह दूँ कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर में किन एरियाज में जा रहा है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद उसको करंट से लिंक करना। बस केवल जब आप एक रास्ता पा जाएंगे तो आपके लिए वो तैयार करना मुश्किल होगा, तो आसान होगा। तो बेसिकली क्या है कि PYQs वो रोल प्ले करते हैं कि हमको ये पता होता है कि निशाना लगाना किधर है। जब हमें ये पता होता है कि किधर लगाना है तो हम धीरे धीरे करके वेरी स्पेसिफिक और प्रिसाइज हो सकते हैं। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बिल्कुल। और अब उसके बाद सर इसी चीज़ में ऐड हो जाती है आपकी टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज के साथ ये है कि सर देखिए हम 10-5 टेस्ट इधर उधर से लेके बीच में लगाए और नहीं लगाए, उसका फिर फ़ायदा नहीं होता है। ये एक तरीके से यूँ समझिए ना कि जैसे आपने 4 दिन दवाई खाई, फिर 5 दिन नहीं खाई और फिर 4 दिन खाई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल ये है कि आपको जब भी टेस्ट सीरीज़ लगानी है आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की लगाइए और उनके पूरे मॉड्यूल को फॉलो करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन A, B या C किसी की भी लगाइए। आप पहले देखिए सर, हर बच्चा समझदार है और हर बच्चे को ये पता होता है कि कौन अपडेटेड चीज़ें दे रहा है, कौन वही चीज़ें रिपीटेड दे रहा है, कौन क्वेश्चंस को मिंगल करके दे रहा है, क्या कौन। आप 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। और आप सबका देखो। और हमें लगता है कि जैसे आपने बात करी SIP की बात करी, हमारे भी देखिए, हमारे पास्ट ईयर के भी देखिए, और आप जब टेस्ट देखोगे उसका स्टैंडर्ड देखोगे और UPSC के PYQ से मैच करोगे, तब आप एक वाइज डिसीजन लोगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि यही करो, बट द थिंग इज ये करना पड़ेगा। तो आप किसका करोगे ये आप डिसाइड करो, लेकिन बेसिक चीज़ है कि आपको ये तो करना पड़ेगा। तो टेस्ट एक रेगुलर वे में लगाए जाएं, टॉपिक खत्म होने के बाद लगाए जाएं, फिर कंप्लीट टेस्ट भी लगाए जाएं। अगर ये सब चीज़ें करी जाएंगी तभी सर जा करके वो दरवाज़ा खुलेगा। इसमें सर एक चीज़ और भी है जिसकी हमने शुरुआत में बात करी कि बच्चे को किस तरह से सर रिवीजन करना है अपने पूरे नोट्स का, कितने सोर्सेज का इस्तेमाल करना है। क्योंकि सर देखिए मुझे लगता है आपने 3 बार इंटरव्यू दिया है, जहाँ तक मुझे याद है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा। नहीं, UPSC CSE का 3 बार दिया। UPSC CSE की मैं बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि हम लोग तो प्रीलिम्स की बात कर ही रहे हैं। क्या सर कोई ऐसा प्रीलिम्स हुआ जिसमें आप निकले नहीं? हुआ था सर, एक प्री ऐसा हुआ होगा ना जिसमें आप नहीं निकले, तो आपने क्या पाया था कि मतलब क्या गड़बड़ हुआ था जिससे आपका प्री नहीं हुआ था सर? सर एक तो मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन आप उसको डेविएशन कह सकते हैं बच्चों के लिए। डेविएशन था, बच्चे किसी भी तरह से डेविएशन। दूसरी बात क्या थी सर कि निश्चित तौर पे मैं रिवाइज नहीं कर पाया था, मैं नहीं दोहरा पाया था। मैं इस चीज़ को मानूंगा क्योंकि थोड़ा सा एक मेरे अंदर ये अहंकार आ गया था, क्योंकि उसके जस्ट पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे लगा कि अब तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, और इसमें मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था जो शायद मेंस में आनी थी, और उन चीज़ों पे कम फोकस कर रहा था जो प्रीलिम्स में आनी थी। जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो हमारी कुछ किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं या इवन NCERTs हैं, मैं उन पे रिवीजन करना छोड़ चुका था और मैं सीधे सीधे मेंस के जो टॉपिक्स हैं, ऑप्शनल का जो है, मैं उसको ब्रशअप कर रहा था, जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा था। डेविएट तो मैं कर रहा था ही। तो सर रिवीजन न कर पाना मेरे लिए एक बड़ा क्या कहते हैं सेटबैक था, और इसको मैंने तब पाया रिवीजन दोनों तरीके से। मैंने MCQs भी नहीं लगा पाया था, तो मैं उस रिदम में भी नहीं था। दूसरी बात क्या थी कि जो मेरी बॉडी क्लॉक थी वो एकदम से उल्टी हो चुकी थी। जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के लिए आपकी बॉडी क्लॉक, खासकर मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी बॉडी क्लॉक होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन एग्जामिनेशन था उसके एक दिन पहले, जैसे आपने बताया ना कि पर्वत बड़ा होने लगता है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि मैंने हर तरीके की कोशिश की कि अब नींद आ जाए, अब नींद आ जाए, नींद आ जाए। अंततः नींद नहीं आई, और एग्जामिनेशन हॉल में मुझे मेरी आंखें भरी जा रही थी, मैं कैसे सॉल्व कर रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम किए, तो इन सब फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। तो इसी में एक चीज़ और निकल के आती है कि हेल्थ की जो आपकी जो रूटीन है वो एकदम बेहतर हो। हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सर एक डेविएशन, दूसरा रिवाइज नहीं कर पाना, तीसरा मेरी जो बॉडी क्लॉक थी उसका एकदम से ही नकारात्मक हो जाना। आपसे सर ये पूछने का लॉजिक भी यही था, क्योंकि देखिए सर जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो रियल टाइम एक्सपीरियंस बच्चों को बहुत हेल्पफुल होता है।
देखिए सर, 3 इंटरव्यू तक जाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति ये बता रहा है कि हमारी असफलता के पीछे ये रीजंस थे, तो मुझे लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 26 में जाने वाले हैं वो इससे सीख सकते हैं, वो अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। वैसे इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा सर, आपकी बात से लेते हुए, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई, टेस्ट सीरीज अगर आप लीजिए तो किसी एक ही संस्थान का पूरा लीजिए, और वो भी कुछ अच्छे संस्थान का। ये नहीं कि मैं स्टडी IQ के चैनल पे बोल रहा हूँ तो सिर्फ स्टडी IQ, आप जिसको भी समझते हो आप उसके टेस्ट सीरीज को लीजिए, सिर्फ उसी को लीजिए, क्योंकि वो किसी तरीके से बनाई रहती है किसी सोच के द्वारा। हाँ। और हम क्या करते हैं, 2 इसकी ले ली, 2 फलाना की, 2 ढिकाना की, और फिर उसको हमने शुरू कर दी। क्योंकि सर अगर आप नहीं, वो जब तक पूरा लाइन नहीं फॉलो करेंगे ना, तो आप कभी भी सही से नहीं करेंगे। और आप मतलब अगर आप में क्षमता ज़्यादा है, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपकी अच्छी तैयारी है, तो मैं कहूँगा आप 2 की ले लीजिए, 3 की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो पूरा करिए। किसी भी एक चीज़ को बीच में छोड़ के दूसरी चीज़ करने से आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और आप ये देखें कि नहीं उसका वो वाला क्वेश्चन आसान है, उसका वो वाला पेपर आसान है, आप वो लगा के बैठ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है सर। वो सोर्सेज वाली बात रह गई फिर से, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इतने साल के आपके टीचिंग के एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों को मर्ज करते हुए सर बताइए कि बच्चे को लास्ट टाइम में सोर्सेज को कैसे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, किस तरीके से अपने सोर्सेज पर रिलाई और कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज कैसे इकट्ठे करने चाहिए जिससे उसका एक बेहतर रिवीजन हो जाए, और कितना रिवीजन करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले सर मैं हिंदी लिटरेचर की एक टॉपर थी मोना, मैं पढ़ाता भी हूँ, और उनका मैं इंटरव्यू किया तो इस बात को उन्होंने भी तस्दीक की, और जो हर क्लास में हम भी बताते हैं, सर भी बताते होंगे, आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। और चूंकि अब जो दिन बचे हैं ये वो दिन बचे हैं कि अब आपको रिवीजन पे ही ध्यान देना होगा, तो अब इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट एकदम से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा साइड ही कर दीजिए। कोई ऐसी बुकलेट या कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा कोर्स जो इस प्रकार से डिज़ाइंड हो ना कि जहाँ पर आपको इन 200 दिनों में टारगेटेडली आपका पूरा प्रीलिम्स कवर हो सके, टू द पॉइंट अगर हो सके, कवर हो सके, तो आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे मैं फिर से कहूँगा, लोगों को लग रहा है कि SIP पे नहीं, ये प्रीलिम्स पे बात हो रही है सर। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बहुत स्पेशल कहानी है। जब मैंने स्टडी IQ ज्वाइन किया तो शुरुआत में मैं बैकएंड में कंटेंट को भी मैंने मैनेज किया था थोड़ा सा। हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी उस समय, तो मैं कंटेंट भी मैंने देखा। तो SIP जब पहली लॉन्च हुई थी तो हमें नहीं पता था कि SIP को जो मैंने अभी हम आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस इनिशिएटिव के साथ हम लाने चाह रहे थे, वो इतना सक्सेसफुल होगा। और सर वो दिन है और आज का दिन है कि शायद मैं अगर आपको एक सजेशन दूं तो मुझे लगता है कि गागर में सागर अगर इस समय मेरी नज़र में कोई है तो SIP हो सकता है। ठीक है, वापस पॉइंट पे आता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम अगर आपको लगता है, किताब लगती है, तो मुझे सर एक किताब आ रही, पब्लिकेशन का नाम ध्यान आ रहा है कुछ, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि पूरे ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमी को छोटी छोटी किताबों में और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत और फैक्ट्स के साथ मैनेज किया था। अब नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं टेलीग्राम पर अगर आएगा तो ज़रूर शेयर कर दूंगा अपने। तो वो उस प्रकार की कोई किताब मिल जाए या कोई SIP जैसा कोर्स मिल जाए, उस पर जाओ, क्योंकि अब बल्कि किताब पढ़ने का समय नहीं है सर। नहीं सर, एक्चुअली वो जो आप जैसे किताब के सेट वाला बात करें ना, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। अब हमारा बच्चा भी स्मार्ट है, उसके पास समय भी कम है, वो बहुत ही फाइन ट्यून होना चाहिए पूरा मटेरियल, कि पता चले कि हमारे पास 20 पेज 25 पेज हैं और उसके साथ साथ एक कोई टीचर ने गाइड कर दिया और चीज़ें बता दी, टेस्ट ले लिया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब एग्जाम से पहले सब खत्म करके हम 2 बार रिवीजन कर लें, बात खत्म। ये वाला अब चूंकि बच्चा भी बहुत उस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने में सक्षम है। पहले पहले अब सर इतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी हम लोगों के समय में, नहीं थी सर, है ना। तो आप भाई वो जो बुक के सेट की आप बात करो, वो एक चीज़ हुआ करती थी। अभी क्या है ना सर, अभी जो आपको जैसे मान लीजिए आप बार बार जैसे SIP की बात करें, तो SIP के स्ट्रक्चर तो मैं आपसे भी पूछ लूँगा, समझ लूँगा, क्योंकि आप उसके बनाने से लेकर के चलाने तक हर स्टेज पर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये ना कि जैसे मैंने देखा उसके नोट्स, तो अब जैसे बजट है, तो बजट जब आएगा तभी बजट के पूरे नोट्स आपको बना के उसके साथ साथ बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन के साथ दे दिया गया, इकोनॉमिक सर्वे जोड़ के उसके साथ दे दिया, उसके क्वेश्चंस दे दिए, प्रोबेबल क्वेश्चंस दे दिए, टेस्ट में उसको ऐड कर दिया। द थिंग इज मोस्ट अपडेटेड थिंग कंप्लीटेड। तो ये सर बेहतर होता है तैयारी करने में। तो सर अच्छा, अगर जैसे आपने बताया कि आप इसके साथ जुड़े हुए थे, इसके बनाने के दौर से जुड़े हुए थे, हालांकि ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं था, लेकिन चूंकि आपने 2-3 बार बोला तो मैं इसमें जानना चाहूँगा सर कि मतलब बेसिकली ये किस स्टेज से शुरू करके और किस किस स्टेज में जाकर के बच्चे को मदद करेगा। अगर मान लीजिए बच्चा बहुत से एडवांस लेवल पे पढ़ चुका है, वहाँ पे बात करें, मीडियम लेवल पर है या बिल्कुल कुछ नहीं किया है, तो अगर ये तीनों तरह का बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे तीनों तरह का बच्चा निकाल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा जिसने ढंग से अभी तक तैयारी नहीं करी वो ख्वाब ही ना देखे 26 का। मैं कहूँगा देखिए, जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, मौका है, आप कर सकते हो। तो आप बताइए कि मतलब आप जिस SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं 2026 के लिए,
वो कैसे हेल्प करेगा इन तीनों तरह के बच्चों की। सर इसको अपनी ही स्टोरी से बताना चाहूँगा। आपने जो प्रश्न पूछा एक दुखती रग भी है जो प्रीलिम्स ही निकला था मेरा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन जो होते हैं वो उसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर तक आ जाते हैं और मैं तब तक एकदम डिरेल था। फिर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की तो जाहिर सी बात है रिवाइज़ नहीं कर सका। इस समय भी नवंबर चल रहा है। अगर उस समय SIP जैसा कोई प्रोग्राम होता जो टारगेटेड 2-2.5 महीने में कवर करा देता तो शायद मेरा प्रीलिम्स निकल जाता वो। तो आपने पूछा कि कैसे विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट को ये हेल्प कर सकता है। तो सर पहली बात तो ये कि NCERT की जब हम बात करते हैं, हमने इस बात को इंश्योर किया था क्योंकि हमारा NCERT का एक सिंप्लीफाइड कोर्स भी स्टडी IQ का आता है, तो हमने इंश्योर किया कि उस सिंप्लीफाइड कोर्स का जो पूरा क्रक्स होगा वो बाई एनी फॉर्म हमारे SIP में रहे। स्टैंडर्ड किताबों का वो जो पॉइंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। NCERT का क्रक्स भी रहे तो वो बच्चा जिसका बेसिक नहीं भी तैयार है वो भी हो जाएगा इससे रेडी। स्टैंडर्ड चीज़ें तो हम दे ही रहे हैं। बिल्कुल। वो बच्चे जिनका स्टैंडर्ड भी तैयार है, बेसिक भी अच्छा है, उनको चाहिए अद्भुत रिवीजन। तो सर जैसे हमारी क्लासेस होती हैं तो हमने कहा कि क्यों ना क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया गया है तुरंत ही क्लास के बाद एक विंडो ओपन की जाए और बच्चा उसमें 50 से 75 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसे रन टाइम पे पता चले कि वो टॉपिक, क्योंकि सर हम पता है क्या करते हैं, हम ओवरऑल सब्जेक्ट को देख लेते हैं, उसके कुछ हमारे कमज़ोर पार्ट होते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक प्रीलिम्स था, मैं बच गया था उस प्रीलिम्स में, लेकिन मैंने उसमें पंचायती राज को इग्नोर किया हुआ था और पंचायती राज से 2-3 प्रश्न आ गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत का तुरंत आपको पता चल जाएगा उन 50-75 प्रश्नों से कि आप कितने पानी में हैं और कितने बेहतर हैं। खैर दूसरी बात ये कि जब पूरा हो जाएगा कोर्स आपका तो वो बच्चे जो कम सोर्सेस के साथ लगातार रिवाइज करते आ रहे हैं उनके लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी है सर। जैसे 8 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ है और 8 CSAT की है। बड़ी बात क्या है कि सर ये UPSC की डिस्कशन थी, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें इतनी स्पेशल हैं कि हम आप बताने से भी नहीं रोक पाए, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को अपने कोर्स के लिए भी कहता हूँ और SIP के लिए कहता हूँ, चूँकि मेरे दिल से भी जुड़ी है, आह भी नहीं खलती है, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ ना वो आपके साथ ना हो। तो 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 8 CSAT के टेस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा बहुत GS पढ़ा है और आप चाहते हैं कोई टारगेटेड कोर्स, सो दिस इज़ द चांस। और अभी जुड़ जाओ यार। अब इसको फिर जनवरी तक मत करना, उसके बाद फिर ये जो वीडियो आपके काम का नहीं होगा। नहीं सर, देखिए मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि जो दर्शक नहीं भी जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे अभी नहीं भी जुड़े हैं, अगर वो बिना जुड़े भी जानना चाहें कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि सर मैं तो एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ गाइड ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चा बिल्कुल कंपेयर करे, बेस्ट डिसीजन ले जो उसके हिसाब से उसके सपने को पूरा करने की क्षमता रखता हो वो ले। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही करो, लेकिन ये ज़रूर देखो, क्योंकि मैंने देखा है ये टीम काम कर रही है, चीज़ें अच्छी मैनेज कर रही है, लेकिन आप वाइज डिसीजन लीजिए और आपका वाइज डिसीजन ही आपको या तो UPSC क्रैक कराएगा या फिर अगले साल तक वेट करना होगा। एक चीज़ और सर मैं जोड़ना भूल गया था, हम बहुत से हिंदी मीडियम के छात्र देख रहे हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक बड़ा फैक्टर CSAT का भी होता है। जी बिल्कुल सर। और पता नहीं क्यों, लेकिन एक बड़ी बेल्ट है जो अपने प्रिपरेशन में CSAT को एकदम साइड ही कर देती है। पिछले 4 वर्षों में CSAT ने जो क्या कहते हैं कहर डाया है ना, जो सुनामी आई है, उसने इस बात को बताया कि CSAT की इंपॉर्टेंस क्या है। और सर इसमें CSAT भी इन्वॉल्व है। वो जो 8 टेस्ट अलग से बताया, CSAT के 8 टेस्ट भी होंगे डेडिकेटेड। एक्चुअली सर हिंदी बेल्ट के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि उसको मैथ और इंग्लिश ये 2 शब्द सुनते ही ना एक भाव शून्य स्थिति में पहुंच जाता है बेचारा। तो उसके लिए सर अच्छा है, उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो उसको सर यहाँ पर अगर ये चीज़ें भी हैं तो अच्छी चीज़ है, बच्चे को ये देखना चाहिए और शुरू करना चाहिए। मैं इन ऑल ये कहना चाहूँगा कि पूरी मेहनत से जुटिए, 3 से 4 बार रिवीजन का टारगेट होना चाहिए हर हाल में। बेसिक के साथ साथ करंट को अपडेट करते हुए पूरे सिलेबस को रिवाइज कीजिए, मिनिमम सोर्सेज को रखिए, उन सोर्सेज को बार बार पढ़िए, अपने नोट्स पर सबसे ज़्यादा रिलाई करिए। जो आपने अब तक नोट्स बनाया है साल भर लग करके, वो सबसे अच्छे हैं, उसमें अपडेशन जो चाहिए वो कर लीजिए। और अगर आप सर की एडवाइस माने और इन अ वे मेरी एडवाइस भी माने तो SIP को ज़रूर देखिए। सक्सेस इन प्रीलिम्स जो 2026 का है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। और अगर सर कुछ कहना चाहें तो समय की इंपॉर्टेंस आप उस व्यक्ति से पूछिए जो आधे घंटे या 1 घंटे के मार्जिन से किसी क्वेश्चन को दोहराने से भूल गया और उसी क्वेश्चन से उसकी वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है और SIP जिसे कहते हैं ना गागर में महासागर है, हर वो चीज़ फोकस तरीके से नहीं कोई करा सकता जिस तरीके से SIP में हो रही है। तो देर नहीं कीजिए, जुड़ जाइए SIP से। और ये था नहीं SIP के लिए, बड़ी बात ये है, लेकिन SIP की बात आ गई सर। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो आ जाती हैं मुख पे। बस सर शुभकामनाएं सारे बच्चों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि सर का टेलीग्राम लिंक है, मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप लोग उस पर ज्वाइन कर सकते हैं।
आपका टेलीग्राम लिंक सर? @ऑफिशियल विकास OFFICILVIKAS ऑफिशियल विकास, वहाँ पे जुड़ जाइए। और जब भी कभी आपको कोई डाउट है, चाहे वो SIP को लेकर हो, UPSC की तैयारी को लेकर हो, या कोई भी आपकी पढ़ाई को लेकर के हो, आप सर से बात कर सकते हैं। ऑप्शनल को लेकर, ऑप्शनल को लेकर के, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सर का है, बहुत अच्छा डील करते हैं। तो आपको जो कुछ भी करना आप कर सकते हैं, वहाँ से बात कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ID UPSC मेंटोर पंकज सर है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियोज़ में हम लोग अपनी टेलीग्राम लिंक शेयर भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ जुड़िए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा वीडियो में, वहाँ पर भी आप कॉल करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक को ट्रैक कर सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका सीधा वो कोर्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से और विकास सर की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। जरूर लक्ष्य भेदिए, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।